गुड मॉर्निंग एवरीबडी वन। आज हम एक नए विषय लेकर आए हैं। पूरी दुनिया वाकिफ़ है, ईरान ने रिटालिएट किया है इज़राइल पर, और इस विषय से पूरी दुनिया वाकिफ़ है। हम थोड़ा इसके पुरानी पृष्ठभूमि में जाते हैं कि आखिर ये पूरे मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है। किसी भी कौम को या पूरी दुनिया में अगर हम मज़हब की बात करते हैं तो ऐसी स्थितियाँ अगर विशेष रूप से अगर देखा जाए तो हम किसी भी कौम को अगर बार बार पेनिट्रेट करेंगे और उसे हम ये धमकाएंगे, हम ये कहेंगे कि आप साइंटिफिक नहीं हो, या उसके जो इथनिसिटी को हम खुरेचेंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी आपसे बार बार रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा। हम जैसे ही आप अगर बात करते हैं मिडिल ईस्ट की, अगर मिडिल ईस्ट का अगर पूरे उस ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मिस्र है, हमास है, इज़राइल है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है। पिछले कुछ माहों से अगर आप देखेंगे तो अगर हम विगत 2023 में अगर हम जाते हैं तो 2023 में कुछ ऐसे मामले हुए थे, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, और सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंस से आज पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ़ है कि 7 अक्टूबर में जो हमास ने रिटेलिएट किया था ये इज़राइल पर, तो इज़राइल ने दिस इज़ वार, और उसने ये कहा कि इज़राइल इज़ अंडर अटैक। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से, जबकि हम उससे पहले अगर जाएंगे तो इज़राइल ने ये कहना मुनासिब नहीं समझा कि हमास एक आतंकवादी संगठन है, जबकि वहीं हम उसके कुछ पहलुओं को अगर हम उसकी विवेचना करते हैं, उस पर बात करते हैं, तो हमास यानी फ़लस्तीन के लोगों ने ये कहा कि हमें ये बार बार परेशान करते थे, हमारे बहन भाइयों को, या किसी भी अवस्था में इन्हें जब जैसा मन जैसा करता था उस हिसाब से ये हमारा शोषण करते थे। इसके बावजूद भी वो सहते रहे, लगातार सहते रहे। और आप जब भी अगर हम उस मिडिल ईस्ट में इज़राइल की बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन इज़राइली लोग होते हैं, यानी कि वो इस्राएली कौम और यहूदी लोग होते हैं। जब आप जर्मनी में आप जाएंगे तो जर्मनी में आप देखा होगा कि यहूदियों का जो जेनोसाइड हुआ, जो हिटलर ने जो जेनोसाइड किया, तो उसके पूरे दुनिया में कहीं शरण नहीं मिला। लेकिन जब वहीं शरण की बात करते हैं तो वहीं फ़लस्तीन है, उनको जगह एक हुजरा मिला रहते रहते, और उस पर पूरी दुनिया ने एक प्रतिक्रिया दी कि इजराइलियों के साथ, यानी कि ये यहूदियों के साथ, इस कौम के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। और इस नाइंसाफ़ी को लेकर पूरी दुनिया एक सहमति जाहिर किया कि इन्हें यूएनओ में एक ऐसा सहमति बनाया जाए और उन्हें एक जगह दिया जाए, और बजाते उन्हें एक स्टेट का और एक कंट्री का दर्जा दिया गया। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि ये बार बार उन्होंने हमास पर और वहाँ के जो मज़लूम, वहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, इसके बावजूद जब ये घटना हमास ने जब किया तो उसके रिटेलिएशन में जब इज़राइल ने किया तो आपने देखा होगा बम बरसा और तमाम रॉकेट्स, हवाई हमले किए गए। इसके बावजूद भी इनका ये कहना था कि इज़राइल का कि हाँ, हम पर ये अटैक हुआ है, हम इसका बदला लेंगे। लेकिन उस बदले की भावना आप देखेंगे अब तक पूरे हमास को पूरे बर्बाद कर दिया गया। आप देखेंगे उनके पूरे घरों को नष्ट कर दिया गया, उनके सड़कों को बर्बाद कर दिया गया, उनके हॉस्पिटल्स को बर्बाद कर दिया गया, उनके कम्युनिकेशन के जितने सिस्टम थे उनको बर्बाद कर दिया, वहाँ पानी के जितने सिस्टम थे, जो अब हालत ऐसी हो गई थी कि वहाँ लोग पानी पीने के लिए गंदी नालियों में, जो कोई नहीं पीता है पानी, वो पीते थे। जबकि यूएनओ और पीस की बहुत सारी संस्थाएं हैं, वो कह रही थी, उनकी रिपोर्ट्स हैं
कि वो कह रही थी कि वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं, वहाँ महिलाएं मारी जा रही हैं, वहाँ तमाम तरह के लोग मारे जा रहे हैं। इसके बावजूद भी पूरी दुनिया लगातार विरोध करती रही, लेकिन अमेरिका भी जो सुपर पावर कंट्रीज़ है वो यूएनओ में उसके हमास के खिलाफ जाकर और लगातार थोड़ा सा है ना ये कंक्लूड थोड़ा सा है उसको बढ़ाएंगे। यूएनओ में ऐसी सहमति जाहिर की गई कि हम इजराइल का सिक्योरिटी करेंगे। अमेरिका ने ऐसा सीधे तौर से उसका समर्थन किया, जबकि दुनिया के बहुत ऐसे मुल्क हैं और बहुत सारे देश हैं जब उन्होंने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के माध्यम से उन्होंने वहाँ जो कत्लेआम देखा, बम के माध्यम से जो बम वर्षा की गई, जो पूरी दुनिया के लिए एक तरह से ये एक तरह से अविश्वसनीय घटना थी। इसके बावजूद भी ये लगातार घटना होती रही, जबकि उसमें आप देखेंगे ईरान ने भी उसका पुरजोर विरोध किया, इसके अलावा मिस्र ने भी पुरजोर विरोध किया। कई सारे ओआईसी के जो संगठन हैं उन्होंने भी इस घटना का प्रतिरोध किया। इसके बावजूद भी ये घटना घटती रही। अब फिलहाल जो आपने देखा होगा कि यूएनओ में ये सहमति बन रही है कि इस घटना को अब सीज़ फायर किया जाए। इसके बावजूद भी ये घटना लगातार हो रही है और इस घटना को लेकर अब मामला ये हो गया है, कुछ दिन पहले प्रतिशोध की भावना से रिटालिएशन किया गया था 1 मार्च में जो ईरान की जो एम्बेसी है, तो ईरान ने भी इसका ये कहा कि हम भी इसका प्रतिशोध लेंगे और ये जो बदले की भावना है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि ये इजराइल के खिलाफ जो भी घटनाएं घट रही है इसमें एक तरह से सबसे बड़ा हाथ जो है वो ये ईरान का है। जबकि आप देखेंगे कि किसी भी स्टेट्स को या किसी भी डेमोक्रेसी को या किसी पूरे अमेरिका जबकि ये कहता है कि हम मानव की सुरक्षा करेंगे, हम मानव अधिकार की सुरक्षा करेंगे। अमेरिका जो है आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे दुनिया में ये कहता है कि हम मानव अधिकार की सुरक्षा करते हैं, हम शांति के लिए और पूरे जियो पॉलिटिक्स में कैसे एक अच्छे गुड मैसेज हम दे सकते हैं। तो अमेरिका बार बार ये कहता है, जबकि अमेरिका का आप पूरा सियासत देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड पर वो सुपीरियर पावर बनकर रहना चाहता है और उसकी पूरी मोनोपोली ये रहती है हम डोमिनेंट रहें और जो भी उसके समकक्ष या उसके प्रतिरोध में कोई खड़ा होता है या कोई ऐसा मुल्क है जो उसके समानांतर अगर खड़ा होता है तो उसे क्या करता है, वो बर्बाद कर देता है। आप देख लीजिए कुछ दिन पहले जब रशिया ने जब उसके नाटो को सदस्यता को लेकर जब यूक्रेन का विरोध किया तो पूरे यूरोप यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं उसके साथ हो गए और ये कहने लगा कि हम नाटो की सदस्यता देंगे, जबकि रशिया ने ये विरोध जताया कि नाटो की सदस्यता देने की वजह से हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ में है वो असंतुलन पैदा होगा और ये कहीं ना कहीं हमेशा हलचल रहेगी, कोलिजन पैदा होगा। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि अगर पूरे मुल्क में जैसे ये कहते हैं कि हम इंसानियत की बात करते हैं और हम धर्म को लेकर और पूरे ह्यूमैनिटी को लेकर एक अच्छी बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? आप देखेंगे कि विशेष रूप से अगर देखा जाए तो जो ईरान है वो पूरे मिडिल ईस्ट में ये प्रॉक्सी वार्स के रूप में काफ़ी उसके जो प्रॉक्सी वार है पूरे यूरोपियन यूनियन और जो मिडिल ईस्ट में जितने लोग हैं उसके समकक्ष कोई नहीं है, उसके हम समानांतर कोई नहीं है, उसे हर कोई उसे मुंह मोड़ने की कोशिश करता है। आप देखेंगे उसका जो डोमिनेंस है लगातार बढ़ने की वजह से, और इधर कुछ 5 साल जब बाइडेन से पहले जब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने जब प्रतिबंध लगाया जब ईरान पर, तो ईरान
ने अपने आप को काफ़ी समृद्ध किया, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, और स्ट्रॉन्ग बनाने की वजह से आज आप देखेंगे कि उसके जो ड्रोन है, उसके बहुत सारे मिसाइल्स हैं, दूसरे मुल्क के लोग भी उससे ख़रीद रहे हैं। और उसकी यथास्थिति जो पहले थी और आज है, वर्तमान में जो स्थिति है पहले जैसे नहीं है। और वो भी अब अगर आप किसी भी टेंशन को अगर एस्केलेट करते हैं तो वो रिटेलिएट करने की भावना, रिटेलिएट करने की क्षमता रखता है। तो ऐसी स्थितियों में हम कह सकते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति को या किसी भी स्टेट्स को या किसी भी कंट्री को, वो छोटा हो, बड़ा हो या उसके समकक्ष हो या उससे बहुत ही टेक्नोलॉजी में या किसी तरह से वो बहुत समृद्ध हो, वो जुल्म नहीं सहेगा। और ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये जुल्म के ख़िलाफ़ है, और ना ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक वर्चस्व की लड़ाई है। और उस वर्चस्व के अस्तित्व में अपने आप को हर मुल्क अपने को बनाए रखने के लिए ये कोशिश कर रहा है कि हम जो है, हमारा भी एग्जिस्टेंस है, हमारा भी आइडेंटिटी है। और इस आइडेंटिटी की लड़ाई को लेकर आप देखेंगे, चूँकि आप देखेंगे जो आज हमारा पूरी दुनिया के लोग हैं, जब से ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हुआ है, आज पॉलिटिकल लिटरेसी सबके दिलो दिमाग में और जहन में ये आ चुका है कि सियासत चल क्या रहा है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लोग अमेरिका को अब जानने लगे हैं, अब समझने लगे हैं, इजराइल की इकोनॉमी को समझने लगे हैं, इजराइल के पॉलिटिक्स को समझने लगे हैं, ईरान को पॉलिटिक्स को समझने लगे हैं, जियो पॉलिटिक्स को लोग समझने लगे हैं। और हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा ये जो रिटेलिएट किया गया है ईरान के माध्यम से, पूरी दुनिया घबराई हुई है, कहीं थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए। ऐसी स्थितियों में किसी भी युद्ध का होना, ये कहीं ना कहीं पूरे धरती के लिए, पूरे लैंड के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये असंतुलन पैदा करेगा। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो जापान है, आज भी वहाँ की जो नस्ल है वो वहाँ हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, एटम बम, उसके लोग झेल रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में दुनिया के जो सुपर पावर्स कंट्री हैं, उन्हें इन सारी स्थितियों को थोड़ा सा ये इस माहौल को ठंडा करने के लिए उनके फॉरेन मिनिस्टर से, उनके जो गवर्नमेंट्स हैं और ईरान के गवर्नमेंट्स हैं, बात करना चाहिए। और हमारे विशेष रूप से अभी देखा जाए तो एस जयशंकर ने भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चिंतित है, उन्होंने भी बात किया है। क्योंकि जो रेड सी से जो भी जो जहाज़ आ रहे हैं, वहाँ हुती विद्रोही रोक रहे हैं, फिर से ईरान भी रुक रहे हैं। और इसके अलावा जो हमास के जो संगठन हैं वो भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो भी शामिल हो चुका है। तो इस तरह से देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो जो जॉर्डन है, वो जॉर्डन इजराइल के साथ है और अमेरिका को वो समर्थन कर रहा है। और इस मुहिम में तो ऐसी स्थितियाँ न बने और पूरे जो यूनिवर्स में एक शांति बनी रहे और एक लैंड में इस लैंड को कैसे जीवन जीने लायक बनाया जाए, ऐसी स्थितियों के लिए पूरे वर्ल्ड को एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे हम सभी जी सकें और एक अच्छे इंसान के रूप में हमारी कल्पना आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें। शुक्रिया, धन्यवाद।